वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। तो आज हम लोग कर रहे हैं ईयर 2024 टू 25 का सीबीएसई का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर कोड 041। तो बेसिकली अभी तक आपका बाय दिस टाइम आपके सारे स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट के अंदर ऑलमोस्ट सिलेबस जो होगा वो कवर अप हो गया होगा। दैट मीन दिस इज हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग द सैम्पल पेपर्स। एंड ऑब्वियसली सबसे पहला सैम्पल पेपर जो आपको सॉल्व करना चाहिए वो सीबीएसई से दिया हुआ ही होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन ए को बारी बारी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आपकी आगे की वीडियोस के अंदर सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सो ऑन आपकी सारे सेक्शन जो होंगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से जल्दी वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। साथ साथ अगर कोई डाउट होता है या कोई और डिस्कशन आप मेरे से करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट्स -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमसे मांगे गए हैं। तो मुझे पता होना चाहिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ग्राफिकल टर्म्स के अंदर बात करूं कि किस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे ग्राफ पे दिखने वाला है। तो बेसिकली हम कहते थे कि अगर मेरे पास एक कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है तो हम कहते थे भाई जितने भी वो एक्स एक्सिस के ऊपर टच करेगा पॉइंट्स को उतने उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होंगे। साथ साथ जो भी उसकी वैल्यूज होगी एक्स एक्सिस के अंदर दैट मींस वो उसके आंसर्स होंगे, एक्स की वैल्यू होगी। तो कहने का मतलब मेरे को ढूंढ रहे हैं ऐसे पॉइंटर्स जो कि एक्स के ऊपर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, बोले तो उनका वाई 0 होना चाहिए। तो ऐसे मुझे दो ही पॉइंट्स दिख रहे हैं। अगर मैं देखूं -6, 0 ऑब्वियस सी बात है इसका वाई 0 है तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे लाई करता होगा। सिमिलरली 6, 0। तो अगर मैं बात करूं 0, -30 और 4, -20 को हम लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करते। कहने का मतलब अगर पी एक्स है, एक्स का पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को ही वैल्यू देनी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इन दो पॉइंट्स को जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो एक जगह पे एक्स की वैल्यू -6 आ रही है और एक जगह पे एक्स की वैल्यू 6 आ रही है, जहां पे वाई की दोनों पे वैल्यू 0 है। दैट मीन्स यही दोनों हमारे सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बनेंगे। तो आंसर वुड बी डी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। The value of k for which the system of equations 3x minus ky equals 7 and 6x plus 10y equals 3 is inconsistent। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या होती थी। a1/a2 equals to b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो MCQs के अंदर हमें प्रेजेंटेशन से ज्यादा फटाफट से आंसर निकालने में देखना है। तो अगर मैं देखूं a1 हमारा 3 है, a2 हमारा 6 है, इक्वल टू में b1 हमारा माइनस का k है और b2 हमारा 10 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरीके से k की वैल्यू आ रही है आपकी -5 विच इज बी पार्ट। अगेन डायरेक्ट अगर आप आंसर भी लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स फुल मिलते हैं। दैट मीन्स आपको अपनी स्पीड को बढ़ाने के ऊपर एमसीक्यूज के अंदर काम करना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो व्हाट आर सीकेंड्स? सीकेंड्स होते हैं एक तरह से कॉर्ड्स ही कह लो जो कि आपके सर्कल से भी बाहर जा रहे होते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूं तो देयर आर नंबर ऑफ सीकेंड जो इस पॉइंट से निकल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। अगली कह रही है ओनली वन टैंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो सिर्फ उससे एक ही टैंजेंट जा सकता है विच इज अगेन ट्रू। थर्ड कह रहा है कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो अगर मैंने 2 पॉइंट्स को सर्कल के टच कर दिया तो इसी को हम लोग उसकी कॉर्ड कहते हैं। दैट मींस दिस इज आल्सो द ट्रू डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड। तो इनडायरेक्टली हमारा डी पार्ट जो होता है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या फिर हम एक बार पढ़ लेते हैं फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो इनसाइड अ सर्कल की बात हो रही है और इनसाइड अ सर्कल के अंदर टैंजेंट हमारा ड्रॉ हो ही नहीं सकता। तो हमें आंसर में नॉट ट्रू वैल्यू देनी थी। तो नॉट ट्रू हमारी डी पार्ट आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कहीं पर भी जल्दी लगे आप वीडियो को स्लो डाउन कर सकते हो या फिर उसको रिवाइंड करके देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है nth टर्म ऑफ एन एपी आपको दे रखी है 7n - 4 एंड यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 7n - 4 का मतलब कॉमन डिफरेंस के लिए मुझे a2 चाहिए होगा और a1 चाहिए होगा, छोटे से छोटी वैल्यू। तो अगर मैं a2 निकालूं तो दैट मीन्स n जहां पर है वहां पर क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे। तो ये बनेगा 14 - 4 दैट इज 10। ऐसे अगर a1 की बात करें तो जहां n है वहां पे हम अब की बार 1 रख देंगे। तो ये बनेगा 7 - 4 बोले तो 3। तो मेरे पास d की वैल्यू होती है a2 - a1 बोले तो 10 - 3 और यू कैन से 7। तो आंसर वुड बी ए पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ द स्फेयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। इफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर देन द हाइट ऑफ द कोन इज। तो हमें यहाँ पर बेसिकली दे रखा है कि हमारे पास एक कोन है और एक स्फेयर है तो दोनों के रेडियस सेम है। तो फिगर आप अगर बनाना चाहो तो इंडिविजुअली आपके पास एक कोन है
और एक स्फेयर है और दोनों के आपको रेडियस सपोज आर आर दे रखे हैं। तो मुझे बोला है दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेट अस सपोज इसकी हाइट एच है और वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं इसमें देखूं, पाई से पाई कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, आर स्क्वायर से एक आर बच जाएगा। तो हमारे पास पूरा आंसर बच रहा है एच, इधर से बच रहे हैं एक 4 और एक आर। तो हमें आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, दैट वाज 5 सेंटीमीटर। तो हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी 4 × 5, दैट वाज 20 सेंटीमीटर, विच इज बी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/2 एंड वी हैव टू फाइंड 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये क्वेश्चन टाइप वही है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी थी, और अगर आप चाहो तो इसको अगेन प्रॉपरली tan थीटा से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बट हमारे पास इसमें एक ट्रिक होती है कि हमें जो चाहिए हम उस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से ही डिवाइड कर देते हैं, सो दैट जो हमारे पास रिजल्टिंग वेरिएबल्स बचेंगे वो सारे के सारे tan थीटा के टर्म्स में ही बचेंगे। कहने का मतलब हम इसको भी डिवाइड कर दे cos से और इसको भी डिवाइड कर दे cos से, तो sin अपॉन cos यहाँ पर बचेगा 4 tan थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी बचेगा 4 tan थीटा माइनस का 1। तो जैसे ही हमारे पास अब tan थीटा की वैल्यू गिवन है हम उसको पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 4 × 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 × 5/2 माइनस 1, 2 से 2 कटा, यहाँ पे बचेगा आपका 2 10 प्लस 1, नीचे बचेगा 10 माइनस 1, बोले तो 11/9। तो इतनी ही फास्ट होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर हमें क्लियरली आधी कैलकुलेशन दिमाग में ही करनी है, सो दैट हमारा टाइम बचता चला जाए। तो आंसर आ रहा है आपका ए पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, tangent has been drawn at point P on the circle if TPQ is 110। ये वाली वैल्यू आपको पूरी 110 दे रखी है एंड वी आर गिवन कि P जो है वो tangent है। तो फटाफट से देखना है, हमें पता है अगर एक tangent होता है तो ये वाला जो एंगल बनेगा दैट शुड बी 90 डिग्री, राइट। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो 110 माइनस का 90 बोले तो 20 डिग्री आने वाला है। अब मुझे पता है ये दोनों रेडियस है, इफ दिस इज 20 तो ये भी 20 आने वाला है, और मुझसे मांगा हुआ है POQ। तो अगर दोनों एंगल P और Q जो ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं वो 20-20 है, तो अगर मैं उसको अपना एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूं तो हमारे पास आंसर बच रहा है 120 डिग्री। तो आपका बीच का एंगल POQ 140 डिग्री, सॉरी 140 डिग्री, दैट इज सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके 2 जीरोस आपको गिवन है। कहने का मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, माइनस रूट ऑफ 5/2 और ऐसे ही प्लस का रूट ऑफ 5/2। हमें उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमें सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो x² माइनस अल्फा है मेरा माइनस का रूट 5/2 प्लस का रूट 5/2 इंटू में x प्लस माइनस का रूट 5/2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5/2। तो इसमें मुझे क्लियर दिख रहा है कि ये तो कट गया, मतलब मेरे आंसर के अंदर x वाली टर्म नहीं आने वाली है। दैट मीन्स d तो क्लियरली कट चुका है और हमारे पास a भी क्लियरली कट चुका है क्योंकि x के साथ हमारे पास 0 आ चुका है। तो बचेगा अंदर हमारे पास x² माइनस, अब यहाँ से बचेगा 5/2 क्योंकि रूट 5 और रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 और 2 बनेगा। अब मेरा आगे का आंसर जो होता है वो क्वेश्चन ऊपर बेस्ड होता है कि मेरे को कैसे उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक काम हो सकता है कि मैं इसका LCM ले लूँ और ये कुछ ऐसा दिखे, राइट। तो आपको अगर याद हो तो इस तरीके से k लिखा होता था पूरे के पूरे क्वेश्चंस के अंदर, बुक्स के अंदर। वो k का मतलब यही होता है कि कोई कांस्टेंट हो सकता है जो इनमें कॉमन आ रहा हो। तो अब मेरे पास नेचुरल वैल्यू ये है, बट अगेन मेरे पास कोई b और c में से ऑप्शन बचा ही नहीं जो 2x² माइनस 5 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर सिर्फ इस एक्सरसाइज इस पॉलिनोमियल का 4 मल्टीप्लाई कर रखा है, जबकि हम लोग 2 को 15 नहीं बना सकते, 5 को 6 नहीं बना सकते। तो अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेम ही बन रहा है 8x² माइनस 20। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको 45 ऑब्जर्वेशंस का दे रखा है, आपको निकालनी है उसकी अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो भी मीडियन क्लास n/2 से थोड़ी सी बड़ी होगी, राइट, थोड़ी सी बड़ी होगी।
लाइक दिस। तो मीडियन क्लास के लिए मतलब 45 आपका टोटल ऑब्जर्वेशन है, मतलब एन की वैल्यूज कुछ इस तरीके से। तो मुझे देखना है ऐसी कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो मेरी 22.5 से बड़ी आ रही है। तो उसके लिए यहाँ पर एक सीरीज बनती है जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बनेगी। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वुड बी 5, ये हो जाएगी 9 + 5 14। अब यहाँ पे 15 + 14 दैट विल बी 29। तो यहाँ पर आगे करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे दिख गया कि 22.5 से नेक्स्ट नंबर जो है वो 29 बढ़ा रहा है मेरा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो दैट मीन्स ये वाली जो है वो मेरी मीडियन क्लास आती है। तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा था उसका अपर लिमिट बताना है, तो विल सिंपली मार्क 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, O is the point of intersection of two chords AB and CD of the circle। हमें गिवन है BOC की वैल्यू 80 डिग्रीज। वी हैव ऑल्सो गिवन कि OD की वैल्यू OA के इक्वल है, और ODA और OBC जो है हमें बताने कि वो इक्विलेटरल है, सिमिलर है, आइसोसेलेस है, कैसे आ रहे हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि जल्दबाजी में बच्चे बहुत यूजली गलत कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ एक ही एंगल मिल रहा है जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल आ रहा है। अगर मुझे इन्होंने ये दो साइड्स इक्वल दे भी रखी है तो मुझे ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल पता है, नो डाउट, बट वो एक ही ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, दैट इज ODA। तो मतलब मुझे BOC के अंदर कोई भी रिलेशन गिवन ही नहीं है, BOC के अंदर और ODA के अंदर एक और कोई कॉमन एंगल गिवन नहीं है और कोई साइड का रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स ये आइसोसेलेस तो होंगे फॉर श्योर, क्योंकि मुझे एक तो दे दिया है उठा के, और ऑप्शंस के अंदर हमारे पास आ भी रहे हैं 2 आइसोसेलेस के ऑप्शन, पर ये सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक एंगल का इक्वल मिला है। पर यहाँ पे हमारा एक 9th की वो यूज हो रही है, 9th की प्रॉपर्टी, जो कि हमें ये भी कहती थी कि अगर सर्कल के अंदर इसको अगर मैं इस तरीके से कॉर्ड को ज्वाइन कर दूं तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B, क्योंकि सेगमेंट, सेम सेगमेंट के अंदर अगर 2 एंगल्स आते थे सर्कल में तो वो इक्वल होते थे। दैट मीन्स ये 2 एंगल भी तो आपस में इक्वल है। और इसी तरीके से अगर मैं DB को भी ज्वाइन कर देती हूँ तो एंगल A वुड ऑल्सो भी इक्वल टू एंगल C, और क्योंकि वो आइसोसेलेस ऑलरेडी गिवन थे तो मुझे इनडायरेक्टली पता है कि ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस तो है ये दोनों ट्राइंगल्स, बट साथ साथ सिमिलर भी है। तो इस चीज को जल्दबाजी में ना आंसर देकर थोड़ा सा अपने प्री रिक्विजिट नॉलेज को भी हमें यूज करना है। तो आंसर इज B पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं 11th, रूट्स निकालने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनमें बताना है कि क्या वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, रैशनल आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपको अगेन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शंस है जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं। तो हमें जो हमारा DB² - 4AC से सिखाया जाता था वो रियल, इक्वल, नॉट रियल इस तरीके से बताया जाता था, बट रियल नंबर्स के अंदर रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। दैट मीन्स एट द सेम टाइम अगर हमारा D की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मुझे ये भी चेक करना होगा कि क्या वो रैशनल आ रही है या वो फिर वो इरेशनल आ रही है। तो है तो सिंपल, D का फॉर्मूला होता था B² - 4AC। तो यहाँ पे B की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -4 इंटू A की वैल्यू भी 1 है और C की वैल्यू -1 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन रहा है आपका D की वैल्यू 5। तो जब मैं x का फॉर्मूला लगाते हैं, जब -b ± √d/ 2a करते हैं, तो इस वाले केस के अंदर आंसर के अंदर √5 आने वाला है। तो जब 5 है कहने का मतलब अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो रियल आंसर्स तो आएंगे और डिस्टिंक्ट आंसर्स आएंगे, बट अब मेरे को ऑप्शन के अकॉर्डिंग रियल में भी जज करना है कि क्या वो रैशनल आ रहे हैं या वो इरेशनल आ रहे हैं। तो क्योंकि मेरे D की वैल्यू 5 आ रही है, दैट मीन्स √d वुड बी द इरेशनल, जो कि मुझे इस फॉर्मूले में यूज करना है। तो कुछ भी हो जाए हम √5 को तोड़ नहीं पाएंगे। दैट मीन्स मेरे x के अंदर √5 आने ही वाला है। दैट मीन मेरा आंसर वुड बी इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, जो कि यूजुअल क्वेश्चन से थोड़ा अलग था। नेक्स्ट देखते हैं 12th में बहुत सिंपल, आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, 3 tan थीटा निकालना है। दैट मीन्स आपको 3 × tan 30 की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली आपको टेबल याद होना चाहिए। तो √1/√3 आपकी tan 30 की वैल्यू आती है, और एग्जैक्टली यही आंसर आपको C पार्ट के अंदर दे रखा है। तो अगर इस तरीके से भी दिया होता तो भी ऑब्वियसली वो करेक्ट होता, बट हमें अपने ऑप्शन से उसको मैच करना है, इस वजह से हमारा C पार्ट का करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर 396/7 है, और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर होता है 2/3 πr³। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 396/7। तो दैट मीन्स मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी है, सो दैट मैं उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालूं, विच इज 3πr²। तो मैं चाहूं तो मैं पाई के टर्म्स में भी निकाल सकती हूँ रेडियस की वैल्यू। तो πr³ की वैल्यू कितनी हो रही होगी, 396 / 7 × 3/2। अगर कुछ कटता है तो हम उसको यहीं काट देंगे, तो ये बन रहा है आपका 198। तो ट्राई यही करना है कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई इनको नहीं करना, क्योंकि आगे फॉर्मूले के अंदर वो डायरेक्टली यूज हो जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें
नहीं ये भी नहीं कट रहा। चलो तो पाई आर क्यूब का फॉर्मूल वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो चाहो तो आप पाई की वैल्यू डाल सकते हो, फिलहाल मेरे पास ये आंसर आ रहा है। तो हमें 3 पाई आर स्क्वायर के अंदर इसको पुट करना है, अच्छा डालनी ही पड़ेगी आपको क्योंकि वहाँ पे पावर 2 है। तो आर क्यूब की वैल्यू पाई का मतलब यहाँ पर एक 7 और आ जाएगा, यहाँ पर 22 और आ जाएगा, तो 7 से 7 कट कर दो, ये भी कट रहा है, 11 से 2 पे जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 18 आ रहा है और ये जा रहा है आपका 9 के ऊपर। तो ये आ रही है आपकी 9 3 27, दैट मीन्स आर की वैल्यू क्लियर कट आपकी 3 सेंटीमीटर आ रही है। तो जैसे आप इसमें पुट करते हो तो 3 इंटू 22/7, आर हमारा 3 आया था तो आर का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सबके 7 है, दैट मीन्स हमें थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो तो 3 2 6, 6 9 54, तो हमारे न्यू जो यूनिट डिजिट है वहां पर 4 आना चाहिए, दैट मीन्स ये दोनों तो पक्की बात कट गए। तो बाय चांस अगर ये वाला ऑप्शन ना होता तो हम लोग फिर से पूरी कैलकुलेशन किए बिना डायरेक्टली बी पार्ट को चेक कर सकते थे, पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पर हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो फाइनल आंसर वुड बी बी पार्ट ओनली 594/7। नेक्स्ट देखते हैं 14. In a bag containing 24 balls, 4 are blue, 11 are green and rest are white. One of the ball is drawn at random. Probability that the ball is white in color. तो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो 24 में से 4 तो ब्लू है, बची 20, 20 में से 11 ग्रीन है तो बची 9, मतलब 9 है वाइट, और वाइट का ही सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उन्होंने कुछ भी ट्विस्ट नहीं करा, तो 9/24 वुड बी द टोटल एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर अगर हम इसको कट करेंगे तो 3 से कट रहा है 3/8 और क्लियर कट हमारा आंसर बी पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन कह रहे हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू पॉइंट -4, -5। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे देखूं तो समवट सपोज अगर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से सपोज यहाँ पे मेरा पॉइंट आ रहा है जो कि आ रहा है -4, -5, तो उसने पूछा एक्स एक्सिस पे नियरेस्ट पॉइंट कौन होगा। नियरेस्ट पॉइंट वही तो होता है जो बेसिकली एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर आएगा, तो ये वाला पॉइंट -4, 0 ही तो होगा, राइट। तो हमारे पास बी पार्ट इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो मिडल मोस्ट आपको वैसे ही पता होता है, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट निकालना ही होता है एक तरह से मिडल मोस्ट, तो हमारा ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:2 और हमें पॉइंट निकालना है। तो अगेन मुझे सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, x, y की वैल्यू कितनी होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस बोला है तो मैं फिलहाल y को कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू यहीं से मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें m और n की वैल्यूज पुट करेंगे तो m मेरा 1 है, x2 मेरा 6 है, प्लस n मेरा 2 है, x1 मेरा 2 फिर से 2 है, अपॉन में 2 + 1, तो ये बनेगा 6 + 4 अपॉन में 3, गड़बड़ हुई, अच्छा ये 5 था, तो ये 5 + 4 9/3, तो 3 से 3 कटा, आंसर वुड बी 3,0। तो ऑब्वियसली अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस्ड कार्ड। तो रेड और फेस कार्ड दैट मीन्स हमारे पास एक डेक के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं और रेड ऐसे 2 डेक्स होते हैं, दैट इज हार्ट और डायमंड। तो मेरे पास हार्ट का किंग, हार्ट का जैक और हार्ट का क्वीन, सिमिलरली डायमंड का किंग, डायमंड का जैक, डायमंड की क्वीन, दैट विल बी द फेस कार्ड्स। बोले तो इन टोटल हमारे पास 6 है, तो आउट ऑफ 52 देयर आर 6 रेड फेस कार्ड्स, तो दैट मीन्स 6/52 हमारा आंसर बनता है। तो अगर अब हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, जो बनेगा आपका 2 से कटकर 3/26, तो आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, HCF ऑफ एनी 2 consecutive even natural number is always 2। तो आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, 4,6 के अंदर आपका HCF ये 2 बन रहा है और ये 2 बन रहा है, तो हमारे पास 2 ही HCF आता है, मतलब ये तो ट्रू है। अगला कह रहा है इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, तो ये भी ऑब्वियस ही बात है, इवन नेचुरल नंबर होते ही वो नंबर थे जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है। अब क्या ये एक दूसरे का रीजन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर ये थोड़ी बोला कि ये इवन नंबर था इस वजह से हमने इसको बोली है, तो दैट मीन्स ये इसका रीजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन वुड बी बी पार्ट, कि दोनों करेक्ट जरूर है पर उसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए,
if the radius of sector of a circle is reduced to its half and angle is double, then the perimeter of the sector remains same. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो इसके अंदर पेरीमीटर को बहुत बच्चों को सिर्फ इतना याद होता है कि थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, पर एक्चुअली में दिस फॉर्मूला इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर. अगर मेरे पास ये पूरा सेक्टर है तो पूरे इस आर्क की जो लेंथ होगी उसका ये फॉर्मूला है. बट दे आर आस्किंग मी द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर. तो सेक्टर के अंदर ये दो रेडियस भी ऐड हो रहे हैं, तो एक्चुअली में एक डायामीटर या आप कह लो 2r भी ऐड होना चाहिए. तो अब देखते हैं उसने क्या बोला. रेडियस ऑफ द सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ. तो उसने रेडियस को तो हाफ कर दिया है और एंगल को जो है वो डबल कर दिया है. तो अगर मैं यहां पर देखूं, रेडियस ऑफ द सर्कल अगर हाफ हो गया है तो सपोज नया वाला तो इस तरीके से दिखेगा, प्लस एंगल डबल हो गया है तो 360 इंटू में 2 पाई और फिर से रेडियस हाफ हो गया. तो बहुत बच्चे जो इसको कंसिडर नहीं कर रहे होते उनके हिसाब से 2 से 2 कट होता है और फिर से मेरी लेंथ ऑफ द आर्क में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो ये करेक्ट है. अगर उन्होंने बोला होता कि क्या आर्क की लेंथ में कोई चेंज आ रहा है, पर यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पेरीमीटर ऑफ पूरा सेक्टर मांगा है तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी वेरिएशन जरूर आई है कि वो उसका डबल आ रहा है. राइट. तो हमारा जो ये पार्ट है उसकी वेरिएशन की वजह से हमारा सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो चेंज हो गया. मतलब ये तो मेरा अजर्शन तो जो रहा वो फॉल्स हो गया. तो एक ही ऑप्शन होता है वैसे जिसमें अजर्शन फॉल्स होता है, दैट मींस रीजन फॉर श्योर ट्रू होगा, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं. लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडेड थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस आर दे रखा है पाई आर थीटा अपॉन 360. तो इन्होंने कुछ नहीं करा हुआ, इन्होंने थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर जो नॉर्मली आप लोग बुक्स के अकॉर्डिंगली लर्न करते हो उसमें से 2 और 1 360 को सिंप्लीफाई करा हुआ है और यहाँ पर नीचे इनका सिर्फ 180 बचा है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो हमारा आंसर बचता है डी पार्ट. तो दिस वाज सेक्शन ए ऑफ द सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का है. ऑब्वियस रीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का डाउट रहना चाहिए. तो जिसमें भी अगर आपको लगता है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ उस चीज़ को रिवाइंड जरूर करना, उस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना. 3 से 4 बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठती रहती जाती है. बाकी हम लोग बैठे ही हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कोई भी डाउट, अपनी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की इश्यूज अगर आपको फेस हो रही है बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए तो आप लिख सकते हो. तो पहले ही बताया था सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई आगे वाली वीडियोस के अंदर आएगा. तो टिल देन आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.